हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 8 एनसीईआरटी का जो अध्याय 13 है सीधा और प्रतिलोम अनुपात, इसके ऊपर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो, इस वीडियो से पहले ये चैप्टर मैं पूरा आपको अच्छे से कवर करा चुका हूं, जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए हैं। मैंने आपको बताया है कि सीधा अनुपात किसे कहते हैं, प्रतिलोम अनुपात किसे कहते हैं, उन्हें कैसे पहचानेंगे और उनके क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर किसी को भी कोई डाउट है, किसी ने मान लो वीडियो नहीं देखी है, तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो यहां पर देखो, जो पहला प्रश्न है इसमें बोला गया यदि x और y अनुक्रमानुपाती हैं तो। यहां पर ऑप्शन ए, बी, सी, डी, चार ऑप्शन है और हमें यहाँ पे एक तालिका दी गई है, ठीक है ना, जिसमें यहाँ पे दो राशियां हैं, एक है x, दूसरी है y। x के सामने x1 x2, y के सामने y1 y2 है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी या डी। ठीक, तो देखो यार, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको हल्का सा समझा देता हूं कि अगर अपने पास दो राशियां हो x और y, तो इनके अनुक्रमानुपाती होने का क्या मतलब है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती को आप समान अनुपात या सीधा अनुपात भी कहते हो। ठीक है, हल्का सा समझा देता हूं, हालांकि जब चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने बिल्कुल अच्छे से डिटेल में क्लियर किया था। तो यहां पर देखो यार, अगर अपने पास दो राशियां हो x और y और इनके बीच में समान अनुपात हो या फिर अनुक्रमानुपाती हो ये दोनों, तो इसका ये मतलब होता है कि अगर x बढ़ रहा है, x ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो y भी बढ़ेगा, मतलब y भी ज्यादा हो जाएगा। या फिर अगर इसका उल्टा हुआ है, मतलब x कम हो गया है, ठीक है, तो y भी कम हो जाएगा। जैसे जैसे x कम होगा वैसे वैसे y कम हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो एक के साथ हो रहा है वही दूसरे के साथ होगा। एक बढ़ रहा है तो दूसरा उसके बढ़ने से बढ़ेगा, अगर एक घट रहा है तो दूसरा उसके घटने से घट जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे x और y जो ये दो राशियां हैं ये अनुक्रमानुपाती है। x y कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे x मान लो आप दुकान पे गए कलम खरीदने, x मान लो कलमों की संख्या है और y क्या है, y उनका दाम है। मान लो एक कलम या एक पेन 5 रुपए का आता है, दो पेन 10 रुपए के आएंगे, तीन पेन 15 रुपए के आएंगे, अगर एक पेन 5 रुपए का आता है तो। मतलब जब पेन की संख्या आप बढ़ाओगे तो दाम भी बढ़ जाएगा। एक पेन खरीदोगे 5 रुपए, पेन की संख्या बढ़ा दो, दो पेन खरीद रहे हो 10 रुपए, तीन पेन 15 रुपए। तो मतलब क्या, जो पेन है उनकी संख्या और उनका दाम क्या हो रहा है, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ जा रहा है। तो ये अनुक्रमानुपाती हो गए। समझ में आ गया। तो याद करो, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि अगर x और y अनुक्रमानुपाती हो तो इसका मतलब है x बटे y क्या होता है, कोई कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है। ठीक है, इसी चीज को और अच्छे से लिखें तो मैंने आपसे कहा था कि इनके क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2 के। याद करो, ये चीज मैंने आपको बताई थी, है ना, कि अगर x और y अनुक्रमानुपात यानी समान अनुपात में है तो x1 बटे y1 करके जो आएगा वही x2 बटे y2 करके आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी ये वाला ऑप्शन सही है। यहां पर देखो x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2 है। ठीक है, तो ये चीज हो गई जब ये अनुक्रमानुपाती में होंगे। जानबूझ के मैंने पहला सवाल यही रखा था ताकि आपका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। और दूसरा सवाल बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन व्यतक्रमानुपाती पे है, यानी कि यहाँ पे उल्टा अनुपात है। तो यदि x और y, दूसरे प्रश्न में बोल रहा है यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं तो क्या होगा। सेम चीज है, टेबल वही है, सारणी वही है, अब बताना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार बता दूं कि x और y अगर दो राशियां हैं तो इनके व्युत्क्रमानुपाती होने का या विलोम अनुपात होने का क्या मतलब होता है। ठीक है, इसका यह मतलब है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा उसके बढ़ने से घट जाएगा, या फिर अगर इसका उल्टा हो रहा है, पहला अगर घट गया है तो इसके घटने से दूसरा यानी कि y बढ़ जाएगा। यानी कि एक ज्यादा होगा दूसरा कम हो जाएगा, उल्टा अनुपात है, एक कम होगा दूसरा ज्यादा हो जाएगा। तो इसको भी उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लो x जो है वो है आपकी चाल, आप घर से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, x क्या है कि आप कितना तेज चल रहे हो, आपकी चाल को x बता रहा है। y क्या बता रहा है कि आपने कितना समय लिया। ठीक है ना, तो x हो गया चाल, y हो गया समय। ठीक है, दूरी फिक्स है आपके घर से आपके स्कूल की दूरी। तो जैसे जैसे आप तेज तेज चलोगे, मतलब आपने भागना चालू कर दिया, जल्दी जल्दी जा रहे हो,
तो जाहिर सी बात है आपको टाइम कम लगेगा भाई, तेज भागोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे ना। यानी जब आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगा, यानी स्पीड बढ़ाने से, चाल बढ़ाने से जो टाइम है, समय है, वो कम हो गया। अगर इसका उल्टा कर देते हो आप मस्ती में धीरे धीरे चलने लग जाओ, यानी आपकी जो चाल है वो घट गई, तो आप देर से पहुंचोगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा, है ना, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो यानी कि चाल बढ़ाओगे तो कम टाइम में पहुंच जाओगे, धीरे धीरे चलोगे तो ज्यादा टाइम में पहुंचोगे। तो एक कम हो रहा है तो दूसरा ज्यादा हो जा रहा है, एक ज्यादा हो रहा है दूसरा कम हो जा रहा है, उल्टा अनुपात है ना यहाँ पे, एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है। ठीक है, तो यानी कि जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी घट जाए, ठीक है, तो मतलब दोनों के बीच में कौन सा अनुपात रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती होंगे वो, यानी कि उनमें विलोम अनुपात होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर x और y दो राशियां विलोम अनुपात में हो तो x गुणा y एक स्थिरांक आता है, कांस्टेंट आता है, फिक्स रहेगा। इसी चीज को हम बोल सकते हैं कि x1 y1 करके जो आएगा वही x2 y2 करके आएगा। मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा भाई, देखो डिटेल में देखना, आप वीडियो देखना चैप्टर की, वहां पे अच्छे से बताया। फिलहाल यहाँ पर जो उत्तर होगा वो क्या होगा, x1 y1 बराबर x2 y2 के होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, x1 y1 x2 y2 के, ये वाला, ठीक है, x1 y1 बराबर x2 y2। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि x और y अनुक्रमानुपाती हैं, याद रखना कौन सा अनुपात है इनके बीच में, सीधा अनुपात, अनुक्रमानुपाती हैं, तो x2 का मान बताओ। यहां से x2 का मान बता दो। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि अगर ये अनुक्रमानुपाती होंगे तो x1 बटे x1 की जगह 5 दिया है, x2 की जगह 10 दिया है, बराबर होगा x2 बटे y2। ठीक है, x के सामने जो लिखा है इसे x1 समझो, इसे x2, y के सामने जो लिखा है इसे y1 y2 समझो। तो अभी क्या बताया था कि अगर अनुक्रमानुपाती हैं तो x1 बटे y1 x2 बटे y2 होगा। इसीलिए मैंने जानबूझ के ये पहला और दूसरा प्रश्न लिखा था ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे जब हम क्वेश्चन करें। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लो, x2 मिल जाएगा यार। तो x2 जो निकालना होता है उसको उसकी जगह रहने दो, 5 बटे 10 को भी अपनी जगह रहने दो, नीचे वाला 30 ऊपर यहाँ कैसे आएगा, गुणा में आ जाएगा भाई, यानी इधर गुणा में आ गया, 30 जो नीचे था ना इसके वो इधर आ जाएगा, 10 एकम 10, 10 तियां 30, 5 गुणा 3 कितना होगा 15, 15 किसके बराबर आ गया, x2 के, है ना। तो सीधी सी बात है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x2 बराबर कितना हो गया 15। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है, ठीक है ना। अनुक्रमानुपाती में सोचना और भी आसान होता है, जैसे 5 का डबल 10 है तो किसका डबल 30 होता है, 15 का, ऐसे भी आप सोच के डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये तो अनुक्रमानुपाती वाला केस था। अब यहां पर जो अगला प्रश्न है इसमें क्या बोला गया, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं, मतलब इनके बीच में विलोम अनुपात है, उल्टा है, तो x1 का मान बताओ। अब अभी मैंने आपको बताया कि अगर व्युत्क्रमानुपाती हो गए, यानी कि एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है, तब क्या होता है, तब x गुणा y, यानी कि x1 गुणा y1 बराबर होता है x2 गुणा y2 के, याद करो अभी बताया था। तो यहाँ पे x1 की जगह तो x1 ही है, y1 की जगह क्या है 50, तो गुणा में 50 लिख दो, x2 की जगह 20 है, y2 की जगह 5 है ना। इसको x1 x2, इसको y1 y2 से कंपेयर कर लो, तो यहां से कितना हो जाएगा यार, सीधी सी बात है, x1 बराबर 20 गुणा 5 अपनी जगह होगा, जो ये 50 गुणा में था ऊपर वहां जाएगा भाग में। ठीक है ना भाई, तो यहां से क्या, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना बचा है सिर्फ 2, यानी x1 का मान कितना आएगा 2। ठीक है, तो यानी कि ये 2 जो है ऑप्शन बी वो सही है, सीधी सी बात थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न, यदि एक 8 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई 2 मीटर है तो उसी समय पर एक 12 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो खंबे की लंबाई है उसे मैं x बोल रहा हूं और जो छाया की लंबाई होगी उसे y बोल रहा हूं। सीधी सी बात है, खंबे की लंबाई को मैंने x बोल दिया, छाया की लंबाई को मैंने y बोल दिया। पहले टेबल बनाएंगे फिर सोचेंगे कौन सा अनुपात है। देखो भाई, खंबे की लंबाई को आप x के सामने लिखना, क्योंकि खंबे की लंबाई को मैं x बोल रहा हूं, छाया की लंबाई को y बोल रहा हूं, तो छाया की लंबाई y के सामने। पहला क्या है, 8 मीटर अगर खंबा होगा तो छाया की लंबाई होगी 2 मीटर। खंबे की लंबाई 8 मीटर तो छाया की लंबाई 2 मीटर। फिर अगर 12 मीटर है खंबे की लंबाई तो छाया की लंबाई कितनी होगी, इसे y1 तो ये y2 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, बस ये पता लगा लेना कि ये
इनके बीच में कैसा अनुपात है, तो इनके बीच में सीधा अनुपात है या फिर आप समान अनुपात भी बोल सकते हो। ठीक है, कैसे पता लगा भाई? देखो यार, जब आप धूप में खड़े होते हो तो भैया कोई बड़ी चीज रहेगी तो उसकी छाया भी बड़ी बनती है, छोटी चीज की छाया छोटी बनती है। ठीक है ना, एक ही समय की बात की जा रही, मतलब सूरज भगवान समझ लो एक ही जगह पे हैं अभी। ठीक है, अलग अलग टाइम की बात नहीं है ये। ठीक है, तो जो जैसे आप खुद की हाइट देख लो, आपकी छाया, ठीक है, आप धूप में खड़े हो और आपका दोस्त खड़ा है, अगर आपके दोस्त की हाइट आपसे ज्यादा है तो उसकी छाया की लंबाई भी आपकी छाया की लंबाई से ज्यादा होगी, है ना। तो मतलब क्या, अगर खंबे, जैसे खंबे की बात करूं तो खंबा अगर बड़ा होगा तो उसकी छाया बड़ी होगी, खंबा छोटा होगा तो उसकी छाया भी छोटी हो जाएगी। मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, तो ये क्या है? सीधा अनुपात। ठीक है, बड़े की छाया बड़ी बनेगी, छोटे की छाया छोटी, तो सीधा अनुपात है। तो जब सीधा अनुपात होता तो मैंने क्या कहा था, x1 बटे में y1 यानी कि 8/2 बराबर होगा 12/y2 के, 12/y2 के। ठीक है, तो बस इसके सोल्व कर लेना। क्या सोल्व होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। ठीक है, तो 8 गुणा y2 और 12 गुणा 2। ठीक है, अगले स्टेप में 8 कहाँ चला जाएगा? नीचे, तो यहीं पे 8 को नीचे लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, 8 कहाँ चला गया होगा? नीचे। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 एकम 4, 4 तियां 12, यानी काटने के बाद कितना आएगा? 3। तो y2 कितना होगा? 3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, अब देखो जो छठा प्रश्न है इसे बोला गया यदि कोई आदमी 5 मिनट में, याद रखना ये क्या लिखा हुआ है? 5 मिनट। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गई। 5 मिनट में 200 मीटर चलता है तो वह इसी चाल से 600 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। ठीक है, तो यार हम क्या करते हैं कि एक को x मान लेते हैं, एक को y। मान लो x को मैंने मान लिया समय। ठीक है, जो समय होगा मैं उसे x मान रहा हूं। ठीक है, समय मिनट में, और जो दूरी है मीटर में उसे मैं y मान रहा हूं। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? समय देखो, समय 5 मिनट है। ठीक है, समय मिनट में है, तो दूरी कितनी है 5 मिनट में? 200 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? दूरी, मैंने दूरी के आगे 600 लिखना, ऊपर मत लिख देना। ठीक है, दूरी के आगे 600 लिखोगे। समय बताना है तो समय यहाँ पे x1 इसे x2 मान लो। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना होता है? कौन सा अनुपात है? तो याद रखना समय और दूरी में सीधा अनुपात होता है। चाल अगर फिक्स है, मतलब चाल ना बढ़ रही है ना घट रही है, इनके बीच में सीधा अनुपात क्यों है? अगर किसी को समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन है, तो सीधी सी बात समझ सकते हो यार। आप देखो यहाँ पे जो चाल है वो फिक्स है, मतलब चाल ना घट रही ना बढ़ रही, एक समान चाल से चलना है। ठीक है, तो यार सोचो, आप अपना उदाहरण लो और ये सोचो कि आप 1 मिनट में, मान लो 1 मिनट में आप 20 मीटर चलते हो, तो 2 मिनट में 40 मीटर चलोगे, यानी कि आपको जब मिनट ज़्यादा दिए गए तो आप ज़्यादा दूर निकल गए, है ना। और ज़्यादा टाइम आपको दिया जाएगा, आप और ज़्यादा दूर जाओगे। ठीक है ना, तो मतलब जितना ज़्यादा टाइम आपको चलने को बोला जाएगा आप उतनी दूर निकल जाओगे, तो समय आपको ज़्यादा मिलेगा तो दूरी आप ज़्यादा तय करोगे। तो मतलब एक के ज़्यादा होने से, समय के ज़्यादा होने से दूरी भी ज़्यादा हो जा रही है। तो यहाँ पर क्या, एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, मतलब सीधा अनुपात है। ठीक है, और सीधे अनुपात में मैंने सीधी सी बात आपको बताई है। क्या करना है आपको? ये बटे ये बराबर ये बटे ये, यानी 5/200 बराबर जो भी x2 है बटे में 600। ठीक है, तो यहां से x2 का मान सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 5/200 ऐसे रहने दो, नीचे वाला 600 यहाँ गुणा में आ जाएगा। 200 एकम 200, 200 तिया 600, 5 गुणा 3 15, यानी कि x2 का मान कितना आ गया? 15। x2 क्या है? समय, यानी 15 मिनट लगेगा, यहाँ से 15 मिनट। ठीक है, याद रखना ये MIN लिखना यहाँ पे, मिनट, ये मीटर मत समझ लेना, ये मिनट है। ठीक है, तो 15 मिनट यानी ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 15 मिनट लगेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं और भोजन सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि 25 विद्यार्थी और आ जाएं तो यह सामग्री कितने दिन चलेगी? आपके पास ऑप्शन है 15, 16, 17 या 18। कितने दिन चलेगी ये बताना है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। हम क्या मान लेंगे? फिर से इनको दो क्वांटिटी मानेंगे, एक x और एक y। दो राशियां हैं अपने पास, समझो। ठीक है, एक x और एक y। x मैं किसे मान रहा हूं? x मान लो विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है ना, x जो है वो विद्यार्थियों की संख्या समझो, और y क्या है? दिनों की संख्या, कितने दिन। ठीक है, जो y है ये क्या है? दिनों की संख्या। और x क्या मान रहा हूं मैं अभी यहाँ पर?
x कितने विद्यार्थी हैं उसको बता रहा है। तो देखो यार 100 विद्यार्थी हैं तो कितने दिन के लिए भोजन सामग्री पर्याप्त है? 20 दिन के लिए। यानी अगर 100 विद्यार्थी होंगे तो 20 दिन के लिए उनका खाना है। ठीक है, 20 दिन तक वो खाना खा सकते हैं। लेकिन कहानी में क्या हुआ, 25 विद्यार्थी और आ गए, मतलब 100 तो पहले से थे, ठीक है, 25 और आ गए हैं, 25 हो नहीं गए हैं, 25 और आ गए हैं, मतलब 100 तो पहले से थे, 25 और आ गए, 125 हो गए। अब इनके लिए खाना कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा या भोजन सामग्री कितने दिन तक पर्याप्त रहेगी ये बताना है। तो ये y, y1, y2 मान लो। ठीक है, इतना होने के बाद आपको क्या पता लगाना है, कौन सा अनुपात है? तो यहाँ पे प्रतिलोम अनुपात है, यानी उल्टा, या व्युत्क्रमानुपात भी कह सकते हो आप। कैसे पता लग रहा है यार, देखो जब ज्यादा जो लोग आ जाएंगे तो खाना तो कम दिन चलेगा ना, सीधी सी बात है भाई। 100 लोग थे तो 20 दिन के लिए खाना था। अब जब ज्यादा लोग आ जाएंगे तो वो तो जल्दी खाना खत्म हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो यार कि अगर मान लो सिर्फ आप हो, ठीक है, अपने घर में, और आपके लिए खाना बचा हुआ है 2 दिन का, ठीक है, तो यहाँ पे 50 लोग और आ जाएं तो क्या 2 दिन तक खाना चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, तो कम पड़ जाएगा ना। तो वही यहाँ पर भी है कि अगर 100 लोग थे उनके लिए 20 दिन का खाना था, अगर और ज्यादा लोग आ जाएंगे तो खाना कम दिन में ही खत्म हो जाएगा। मतलब अगर आप विद्यार्थियों की संख्या बढ़ा दोगे तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी, कम दिन के लिए खाना चलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये गुणा में ये बराबर ये गुणा में, किसी को भी पहले लिख लो, मान लो 125 गुणा y2 में पहले लिख लेता हूँ, 125 गुणा में y2 बराबर ये गुणा में ये, यानी 100 गुणा में 20। ठीक है, तो यहाँ से y2 का मान कितना हो जाएगा, जो 100 गुणा में 20 है तो ऐसे ही रहेगा, ये नीचे चला जाएगा 125। ठीक है, 25 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो आप इसको आसानी से काट सकते हो, 25 चौक के 100, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 4 बचा, 4 गुणे 4 16। ठीक है, यानी कि भैया 16 दिन में ही खाना खत्म हो जाएगा अगर ज़्यादा लोग आ जाते हैं, 25 और लोग आ जाते हैं तो। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 15 श्रमिक किसी कार्य को 48 घंटे में कर सकते हैं तो वह इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब फिर से यार जो श्रमिकों की संख्या है ना, याद रखना, मैं इसको x बोल दे रहा हूं श्रमिकों की संख्या को, और जो घंटे में समय लग रहा है ना, मैं उसे y बोल दे रहा हूं। तो यहां पर देखो x y क्या बोला गया, यहाँ पे x क्या है, श्रमिकों की संख्या मान लिया मैंने, कितने श्रमिक, 15। तो जब 15 श्रमिक थे तो y क्या माना मैंने, घंटे में समय, कितना घंटे ले रहे थे, 48 घंटे। फिर क्या बोला गया कि 30 घंटे, मैंने घंटे तो दिया गया है मुझे, घंटे को मैंने y माना है ना, तो घंटे कितने हैं, 30, तो 30 घंटे में कितने श्रमिक लगेंगे, x2 मान लो। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि भाई इनके बीच में अनुपात कैसा है। तो यहाँ पे इनके बीच में कैसा अनुपात रहेगा, उल्टा, यानी कि प्रतिलोम अनुपात। आपको याद रखना है, व्यक्तियों की संख्या या श्रमिकों की संख्या और कार्य में लगा समय हमेशा प्रतिलोम अनुपात में होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लो अगर ज़्यादा लोग आ जाएंगे काम करने, काम वही है, लोग हो गए ज़्यादा तो जल्दी कर देंगे काम को, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, मान लो आप अकेले कोई काम करने में 10 दिन लगाते हो, आपकी मदद के लिए कुछ लोग और आ जाएं तब तो 10 दिन से पहले ही हो जाएगा ना। मतलब कि अगर लोग बढ़ जाएंगे काम करने वाले तो काम करने में जो समय लगने वाला है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, प्रतिलोम अनुपात है। प्रतिलोम अनुपात में फिर से वही, ये गुणा में ये बराबर ये गुणा में ये, यानी कि ये x2 गुणा में 30, x2 गुणा में 30 बराबर 15 गुणा में 48। तो यहां से अगर x2 का मान निकालें, 15 गुणे 48 अपनी जगह रहेगा, ये 30 चला जाएगा बटे में, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 48 को 2 से भाग दोगे 24, कितना हो गया 24। कौन सा ऑप्शन है भाई, 24 ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन ए। तो ये भी हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, चाल और समय के बीच में कौन सा अनुपात होगा समान दूरी के लिए, मतलब दूरी फिक्स है। मान लो कि ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, आपको यही दूरी तय करनी है। किस किस में अनुपात पूछा गया है, चाल और समय। तो देखो यार, आप सोच के देखो, अगर आप अपनी चाल ज्यादा कर देते हो, मतलब आप तेज तेज चलते हो, जल्दी जल्दी चलोगे तो टाइम कम लगेगा भाई। जब आप तेज तेज चलोगे
ये तो भी समझाया भी था, कुछ क्वेश्चन थे पीछे, उसमें हमने इस बात को समझा भी था कि अगर मैं भाग के जाऊं जल्दी पहुंच जाऊंगा, यानी कि अगर मैं अपनी चाल बढ़ा दूं तो टाइम कम हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो एक के बढ़ने से एक कम हो जा रहा है, कौन सा अनुपात है? उल्टा, उल्टा अनुपात यानी प्रतिलोम अनुपात है यहाँ पे। ठीक है, सीधा और समानुपात तो दोनों तो एक ही चीज है ना, एक ही चीज है, एक दूसरे के पर्यायवाची समझो यहाँ पे अभी। ठीक है, सीधा और समानुपात तो देखो एक ही बात होती है ना, तो कंफ्यूज करने के लिए था। तो यहाँ पे क्या प्रतिलोम अनुपात होगा, क्योंकि अगला जो प्रश्न है बोला गया किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल इनमें कौन सा अनुपात होगा? ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी व्युत्क्रमानुपात, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सीधा सा आंसर है व्युत्क्रमानुपाती हो गई ये दोनों। ठीक है, इसको समझाने के लिए एक सीधा सा उदाहरण आप समझ सकते हो। आप देश की जनसंख्या के बारे में मत सोचो, आप एक सीधा सा उदाहरण लो कि मान लो एक घर में, ठीक है, एक घर के पास टोटल इतनी जमीन है किसी माँ बाप के पास, और उनके 2 बच्चे हैं। तो अगर 2 बच्चे होंगे तो प्रति व्यक्ति जो क्षेत्रफल आएगा जमीन का, ठीक है, वो क्या होगा? इसका आधा, यानी कि एक के हिस्से में ये वाला, एक के हिस्से में ये वाला। लेकिन मान लो अगर 2 बच्चे की जगह 4 बच्चे हैं, उनके बच्चों की संख्या बढ़ जाए, जनसंख्या बढ़ गई भाई, ठीक है, तो इस जमीन के 4 टुकड़े होंगे ना, तो अब ये छोटा छोटा टुकड़ा मिलेगा हर एक के हिस्से में। यानी पहले हर एक के हिस्से में ये बड़ा सा टुकड़ा आ रहा था जब 2 बच्चे थे, बच्चे ज्यादा हुए टुकड़ा छोटा हो गया। तो मतलब जनसंख्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति जमीन का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। ठीक है, तो वही ये एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये उल्टा अनुपात है यहाँ पर। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।